Yeah, today I'm going to discuss with you test series 7 that is based on history of English literature. Sharing with you PDF file. Here you will get PDF file. I think it's visible now. Is it visible? If it's visible, let me know. Yes, sir. Yeah, okay, okay. Please mute. Yeah, please mute. Please mute. Okay. Now we have Vinod ji, Dr. SK ji, Brijen ji, KK ji, Lalsa, Preeti, Madam Hemraj. Now here you will get what here you will get. There are some important questions and जो questions मैं कहूँगा कि ये TGT के लिए या it's very significant for PGT या it's very important for LT. You have to go with that question, but there are some important thing which you have to keep in your mind कि आपका क्वेश्चन है उसके कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन उसमें आप देखेंगे कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज क्या है कि क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है उसमें पहला दे रहा है कि पीबी शेली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जिसमें पहला दे रहा है पीबी शेली वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इनकरेक्ट नहीं, ये सही है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इन सो मेनी एग्जामिनेशंस यू विल फाइंड ये चीज पूछा गया है। और उसमें क्या कह रहा है कि पीबी शेली वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पीबी शेली इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े लिरिसिस्ट थे। ये बिल्कुल बात सत्य है। ये एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ये केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन आल्सो। कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि हु इज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा लिरिसिस्ट कौन है, तो पीबी शैली है। टेनिसन वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज हु कंपोज्ड लिरिक्स एट द एज ऑफ 81। दूसरा ऑप्शन भी सही है। हमें इस पे ढूंढना क्या है, रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। तो दूसरा ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्टोरियन एज के जो सबसे बड़े लिरिसिस्ट थे वो कौन थे, टेनिसन थे। और उन्होंने 81 साल की उम्र में भी लिरिक लिखा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। उनका उनका लिरिक जो 81 साल की उम्र में उन्होंने लिखा उसका नाम है क्रॉसिंग द बार। द नेम ऑफ दैट लिरिक इज क्रॉसिंग द बार। 81 साल की उम्र में टेनिसन ने क्रॉसिंग द बार नाम का एक लिरिक लिखा है। और टेनिसन जो है आपके किस एज के लिरिसिस्ट है, विक्टोरियन एज के। टेनिसन को जो है रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है। टेनिसन कंप्रोमाइज्ड बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। टेनिसन ने ब्रेक 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 पोयम लिखा है जो एलिजी है अपने दोस्त की मौत आर्थर हेनरी हैलम पर। टेनिसन ने लिखा है यूलिसिस नाम का पोयम जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें उन्होंने यूलिसिस, उनके कैरेक्टर, ट्रोजन वॉर, उनकी वाइफ पेनिलोपस, उनका बेटा टेलीमेकस, सबको लेकर के जिक्र किया है। टेनिसन ने इसके अलावा क्रॉसिंग द बार एक लिरिक है जो एट द एज ऑफ 81 में उन्होंने लिखा। टेनिसन ने द प्रिंसेस नाम का पोयम लिखा जिसमें उन्होंने न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट दिया और हायर एजुकेशन फॉर वीमेन का सपोर्ट किया हुआ है। तो मैंने अभी एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने दो चीजों को लेके बहुत डिटेल में आपसे बात किया। पीबी शैली को लेके मैंने बात किया, मैंने टेनिसन के, और ये दोनों ऑप्शन सही है। जहां तक पीबी शैली है, रोमांटिक एज के पोएट हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन कीट्स हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बायरन है। और पीबी शैली, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन को यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। जो रोमांटिक पोइट्री है या जो रोमांटिक पोएट्स थे वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट और यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। तो जो ओल्ड जनरेशन में थे उसमें आपके वर्ड्सवर्थ, उसमें आपके एस.टी. कॉलरिज, उसमें आपके रॉबर्ट साउदे आते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन है उसमें आपके लॉर्ड बायरन है, जॉन कीट्स है, पीबी शेली है। पीबी शेली रिवोल्यूशनरी पोएट थे, उन्होंने ओ टू द वेस्ट विंड लिखा है, उन्होंने ओ टू स्काई लार्क लिखा हुआ है, उन्होंने एक एलिजी लिखा है जिसका नाम एडोनाइस है जो उन्होंने जॉन कीट्स की मौत पर लिखा हुआ है।
उन्होंने बहुत सारे ओड से लिखे हुए हैं और बहुत अच्छे लिरिसिस्ट में शुमार किए जाते हैं। उनका रिवोल्यूशनरी स्पिरिट रहा है। उनकी शादी मेरी लैम के साथ हुई थी, नॉट मेरी लैम। अगर देखा जाए तो पीबी शेली मैरिड जो गार्डविन थे, जो है गार्डविन की डॉटर के साथ हुआ था, और उनका नाम बाद में मेरी शेली पड़ गया था। दिस थिंग्स वी फाइंड। तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग पहला पॉइंट है, लेकिन उसमें मैंने कई चीजें बताई हुई है कि ये इम्पोर्टेंट रहा है। पहला का जो ऑप्शन सी है, सी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन की क्रॉसिंग द बार इज अ वेल नोन लिरिक ऑफ टेनिशन। बिल्कुल सही है। क्रॉसिंग द बार टेनिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिरिक है। इट इज टेकन एज स्वान सॉन्ग ऑफ दैट मैन, और यह टेनिशन का स्वान सॉन्ग कहा जाता है। स्वान सॉन्ग का क्या मतलब होता है? स्वान सॉन्ग उस पोयम को कहते हैं जिसमें पोयट मरने से पहले अपने डेथ का जिक्र करता है कि मरने से पहले वो इमेजिन करता है मैं मरूंगा, ऐसा होगा, या मरने से पहले मैं ये काम करके जाना चाहता हूँ, या मैं अपनी जिंदगी के अंतिम समय में गुजार रहा हूँ। तो जो स्वान सॉन्ग है, स्वान सॉन्ग को डेथ सॉन्ग भी कहा जाता है। और क्रॉसिंग द बार में टेनिशन ने ऐसी ही कल्पना की है, वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को क्रॉस करना चाहते हैं, उसको क्रॉस करके द बार का मतलब होता है अर्थली लाइफ या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो अर्थली लाइफ या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को वो क्रॉस करके हिवेनली लाइफ को प्राप्त करना चाहते हैं, या लाइफ आफ्टर डेथ को। लेकिन उसके लिए उनको एक पायलट की जरूरत है जो उन्हें जिंदगी की आप कह सकते हैं कि जो जिंदगी एक समुद्र उन्होंने माना है कि जो लाइफ का जर्नी है यह एक तरह से सी है। और जैसे समुद्र में जहाजें हैं और उन जहाजों को चलाने वाले पायलट होते हैं, या बोटमैन होते हैं, ऐसे ही या सेलर होते हैं, ऐसे ही जिंदगी भी एक जहाज है। और ये जो जिंदगी है ये इस धरती रूपी समुद्र में तैर रही है, चल रही है। इसको सफल रूप से चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एक बोटमैन की जरूरत। तो कल्पना करते हैं कि मेरा जो पायलट है वो गॉड है। अगर गॉड हमें हिदायत देगा, गॉड हमें सही रास्ते पर ले चलेगा, तो हम जो है इस जीवन को बहुत आसानी से जी सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट उनका है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो अभी तीनों ऑप्शन, ए जो मैंने पढ़ा वो भी करेक्ट है, बी जो मैंने पढ़ा वो भी करेक्ट है, जो सी मैंने पढ़ा वो भी करेक्ट है। इसका मतलब कि जो डी बचा है वही इनकरेक्ट है। डी जो बचा है वो क्या इनकरेक्ट है? द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द इटालियन वर्ड लायर which means a musical instrument. The word lyric came from the Italian word lyre, which means a musical instrument. जो वर्ड लिरिक है इट्स नॉट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड लायर, इट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर, नॉट इटालियन वर्ड। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर। तो जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन में जो यहाँ पे इटालियन शब्द है ये गलत है, और इसकी जगह क्या होना चाहिए? ग्रीक, GR EE K। तो इसमें जो डी ऑप्शन है उसको भी मैंने सही बता दिया कि उसका सही आंसर क्या है। तो आपको ये माइंड में बिल्कुल नोट कर लेना। क्या क्या चीजें नोट कर लेनी है? कि द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर विच मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो लिरिक है यह इटालियन वर्ड से नहीं आया हुआ है। सोनेट इटालियन वर्ड, द वर्ड सोनेट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ टाइप ऑफ सॉन्ग। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन सेट किया गया है कितना माइन्यूट डिफरेंस रखा गया है। अगर आप एक एक को थोड़ा सा अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो हियर यू आर गेटिंग what you are getting कि there is a question which of the following is incorrect, जो उनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। देन यू गेट 4 आंसर। पीबी शेली वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सही है। उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया कि पीबी शेली की और क्या खासियत थी। टेनिशन वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज हु कंपोज्ड लिरिक्स एट द एज ऑफ 81, सही है। टेनिशन को लेके मैंने एक्सप्लेन किया। क्रॉसिंग द बार जो है टेनिशन का एक लिरिक है जो उन्होंने 81 साल की उम्र में लिखा था।
मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया कि क्रॉसिंग द बार में वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द इटालियन वर्ड लायर, जो वर्ड लिरिक है वो इटालियन वर्ड लायर से आया। फिर मैंने बताया ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? जो आपका वर्ड लिरिक है इट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर विच मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि मैं लिटरेरी टर्म्स में जब मैं लिरिक पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि लिरिक उस पोयम को कहा जाता है जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है। अगर कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज लिरिक, तो लिरिक इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। लिरिक इज अ टाइप ऑफ पोयम विच इज संग विद म्यूजिक। लिरिक एक तरह की कविता होती है जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है। तो लिरिक इज अ टाइप ऑफ पोयम which is sung with music. So these points you have to keep in your mind. मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट? We have शिवानी, हेमराज, विनोद जी, राघवेंद्र जी, के लालसा, प्रीति। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा चीज गलत है? वही सेम पैटर्न है। लगभग जो पहला क्वेश्चन पैटर्न पूछने का तरीका है वही सेकंड है। इनमें से कौन सा गलत है? एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। 2 का ऑप्शन ही सही है। कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है वह लिरिक है। एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। बिल्कुल सही बात है। जो पोयम म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको लिरिक कहा जाता है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। ऑप्शन 2 का बी गलत है। जो लिरिक है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री नहीं है। लिरिक इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। What form of poetry? Subjective form of poetry. So remember that uh, every point which I'm discussing here, that's highly significant whether you are preparing for any competitive examination. जो आपका लिरिक है वह सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है और सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में लिरिक आता है, सोनेट आता है, एलिजी है, ओड आता है। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री को सब्जेक्टिव फॉर्म क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है इसमें पोएट का जो इमोशंस है, पोएट का जो फीलिंग्स है वो जो है डायरेक्ट रीडर को प्राप्त होती है, या पोएट एड्रेसेस रीडर डायरेक्टली, या देयर इज नो थर्ड पर्सन बिटवीन रीडर एंड द पोएट। या आप कह सकते हैं कि पोएट की जो पर्सनालिटी है या जो सब्जेक्टिविटी है वह सारी चीजें नजर आती है पोएम में। तो इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ये गलत है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, या यह एक गंभीर पोयम होती है और जो बहुत डिग्निफाइड होती है, जिसमें शानदार ढंग से जो है उसका प्रेजेंटेशन होता है। सब्जेक्टिविटी, पर्सनैलिटी, म्यूजिकल टोन एंड ल्यूसिडिटी आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिरिक। ये लिरिक की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बिल्कुल सही है। तो 2 का आपका ए सही है, बी गलत है। बी में क्या चीज कर देंगे सही हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म। और बाकी ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे मैं निशान लगाता चलूं ताकि आपको क्लियर रहे। फर्स्ट में डी, 2 में आपका बी, 3 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा ये गलत है? मेटाफिजिकल पोइट्री ब्लूम्ड इन जैकोबियन एज। मेटाफिजिकल पोइट्री जैकोबियन एज पे आती है। मेटाफिजिकल पोइट्री ब्लूम्ड इन जैकोबियन एज। बिल्कुल सही है। आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो 3 का ये भी, मेटाफिजिकल पोइट्री वह पोइट्री थी जिसको जॉर्डन और उनके फॉलोअर्स ने इजाद किया था। और जॉर्डन और उनके फॉलोअर्स का जो समय है वो जैकोबियन एज है। जैकोबियन एज की डेट क्या है? 1603 से 1625 का जो एज है
वो जैकोबियन एज है। जैकोबियन एज एलिजाबेथन एज के बाद आता है। तो जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ये जैकोबियन एज में आई है। मेटा जो फिजिक है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मेटा प्लस फिजिक। मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक माने फिजिकल वर्ल्ड। एक ऐसी तरह की पोयम जो फिजिकल वर्ल्ड का जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होता है या उसके परे होता है, उसमें लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें गॉड, उसमें ऐसी इमेजेस जो फारफेच्ड होती है, उन सब का जिक्र किया जाता है। और जो मेटाफिजिकल पोइट्री के जो फादर हैं वो जॉन डन है, जिनकी कई पोयम आपने पढ़ा है। अ वेल डिक्शन फॉर बीटिंग मॉर्निंग आपने पढ़ा है, आपने कैनोनाइजेशन पढ़ा है, आपने द फ्ली पढ़ा है, आपने गुड मॉर्नो पढ़ा है, आपने डेथ शैल नॉट बी प्राउड पढ़ा है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार पढ़ा है, द फ्ली आपने पढ़ा है। तो इस ये सब उनकी पोयम रही है। और जो जॉन डन का जो पोयम है इसको टी.एस. एलियट ने बड़ा तारीफ किया हुआ है। तो क्वेश्चन जो थ्री है थोड़ा सा मेटाफिजिकल को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। और ये सच है कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो आई है ये जैकोबियन एज में आई है। जैकोबियन एज से पहले जो एज था वो एलिजाबेथन एज था। एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन एज आता है। इसका मतलब कि जॉन डन जो फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, ये शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर और फ्रांसिस बेकन के बाद आते हैं। जो थ्री है उसमें ऑप्शन बी है, जॉन ड्राइडन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, यही ऑप्शन गलत है। अब आप मुझे बताएंगे कि फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कौन है। अगर जॉन ड्राइडन नहीं है तो मैंने अभी किसका नाम लिया था? मैंने अभी जॉन डन का नाम नहीं लिया था। जॉन डन इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जॉन ड्राइडन नहीं है। जॉन डन इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। The word metaphysic was introduced by John Dryden। करें, जो वर्ड मेटाफिजिक है इस शब्द को सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने यूज किया। ही सेड, उन्होंने कहा, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक, बिल्कुल सही है। तो यू फाइंड, देखिए तीन चार पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से तीन चार पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है इसके फादर जॉन डन है। यह जो स्कूल ऑफ पोइट्री है यह जैकोबियन एज में आई है। जैकोबियन एज की डेट 1603 से 1625 है। और साथ ही साथ आपका ये जो है पोइट्री थी जो एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट में आई हुई थी। लेकिन जॉन डन और उनके फॉलोअर्स ने जिस पोइट्री को लिखना शुरू किया या जिस पैटर्न को उन्होंने इजाद किया पोयम में, उसके लिए मेटाफिजिक शब्द का यूज, क्योंकि वो लोग तो पोएट थे, लिख के चले गए, लेकिन उनकी पोइट्री को सबसे पहली बार अगर किसी ने नाम दिया कि इनकी पोइट्री को मेटाफिजिक पोइट्री कहा जाए तो कौन रहे हैं? जॉन ड्राइडन। इसीलिए ऑप्शन सी क्या है? द वर्ड मेटाफिजिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन ड्राइडन। ये बात सही है, जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले मेटाफिजिक शब्द का को इंट्रोड्यूस किया फॉर द पोइट्री ऑफ जॉन डन। और उन्होंने लिखा कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, बिल्कुल सही बात है। द टर्म वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और ये जो टर्म है इसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया, बिल्कुल सही। द टर्म वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। जो टर्म है इसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द टर्म वाज क्वाइंड। अब सवाल ये उठता है कौन सा टर्म? मेटाफिजिक टर्म। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मेटाफिजिक टर्म है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले आदमी का नाम जॉन ड्राइडेन, इसको क्वाइन करने वाले आदमी का नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी लाई और जिनको फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी कहा जाता है, जो 1755 में आई थी। और जो है आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बिलोंग करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो हियर कि क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्लियर हो गया, या किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।
Question number third, is it clear? Yes, sir. Clear. Now you find question number 4. जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। कौन कौन सा चीज ऑप्शन है बेटा? फिजिकल पोइट्री वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। बेटा फिजिकल पोइट्री एलिजाबेथन स्कूल के खिलाफ आई थी, ये बात सही है। आपको ढूंढना क्या है? आपको गलत ढूंढना, इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। तो बेटा फिजिकल पोइट्री जो है वो किसके बाद आई थी? एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री के बाद आई हुई थी। एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री का टाइम क्या था? 1558 से 1603, मतलब जो एलिजाबेथन एज का टाइम है वह टाइम क्या था? 1558 से 1603। और किसके नाम पर एलिजाबेथन एज रखा गया? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर रखा गया। तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो एज आता है वो जैकोबियन एज था, जिसका टाइमिंग 1603 से 1625 था। उस एज में जो पोइट्री जन्म लेती है उस पोइट्री को क्या कहा गया? उस पोइट्री को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कहा गया। तो ये बात सही है कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कब आती है? एलिजाबेथन पोइट्री के बाद आती है। दूसरा ऑप्शन है मेटाफिजिकल पोएट्स वर हाईली एडमायर्ड बाय मॉडर्न पोएट टी.एस. एलियट हु रोट द वेस्टलैंड। ये बात भी सही है। मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ मॉडर्न एज के पोएट टी.एस. एलियट ने किया है, जिन्होंने एक बेहतरीन पोइट्री लिखी जिसका नाम द वेस्ट लैंड है। ये आपको रट लेना सारे ऑप्शन। मैंने बताया कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू डोंट हैव टू फॉरगेट, आपको भूलना नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है या ऐसे पॉइंट, आप क्वेश्चन ना समझिए कि यू आर गेटिंग ओनली वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चन। आपको मैंने बताया कि जिस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है, जिस तरह से चीजें क्लियर हो रही है, एक क्वेश्चन में आप 4 5 6 आंसर पा रहे हैं, 6 क्वेश्चन पा रहे हैं। तो यू फाइंड्स की जो मेटाफिजिकल पोइट्री है इसके जो बड़े प्रशंसकों में से थे टी.एस. एलियट थे, जिन्होंने द वेस्टलैंड नाम का पोयम लिखा हुआ है। ऑप्शन सी है। और टी.एस. एलियट किस एज के? मॉडर्न एज के पोएट हैं। और जो मॉडर्न एज की डेट है वो 1901 से लेकर 1945 तक है। टी.एस. एलियट ने द वेस्ट लैंड नाम का पोयम लिखा जो बहुत ही पॉपुलर पोयम रहा है, वो 1922 ईस्वी में आई है। द वेस्ट लैंड 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। दीज आर द वेरी कॉमन पॉइंट। नाउ यू फाइंड ऑप्शन थर्ड सी, मेटाफिजिकल कंसीट, advocacy of truth, far-fetched images, display of learning, comparison between two dissimilar objects, fusion of thought and emotion, abrupt starting, dramatic lyric, and use of simile, metaphor, and hyperbole are the basic characteristics of the metaphysical school of poetry. ये भी ऑप्शन सी भी, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो चीज क्या ध्यान में रखना है कि जितनी चीजें सही है वो भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की खासियत बता दी गई है कि उसकी खासियत क्या है? कंसीट है, उसमें जो है सत्य की दलील दी जाती है, उसमें दूर दराज इमेजेस की बात की जाती है, उसमें जो है लर्निंग को डिस्प्ले किया जाता है, उसमें दो डिसिमिलर चीजों की बीच तुलना की जाती है, उसमें इमोशन और थॉट को जोड़ा जाता है। वो एब्रप्ट स्टार्टिंग मतलब सडन स्टार्टिंग होता है, वो ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में होता है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसमें अगर तीनों ऑप्शन सही है तो गलत कौन है? डी। और डी कैसे गलत है? उसमें है कंसीट इज एन इमेज इन विच टू सिमिलर ऑब्जेक्ट आर पुट टुगेदर। ये डी गलत है। क्यों? कंसीट की जो डिफिनेशन है उसमें है कि कंसीट इज एन इमेज, कंसीट एक ऐसी इमेज है इन विच टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, नॉट सिमिलर बट डिसिमिलर। कंसीट इज एन इमेज, कंसीट एक ऐसी इमेज है जिसमें दो असमान टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को साथ साथ रखा जाता है। कंसीट इज एन इमेज इन विच टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर पुट टूगेदर। कंसीट एक ऐसी इमेज होती है जिसमें दो असामान्य ऑब्जेक्ट्स को साथ साथ रखा जाता है। तो आई जस्ट वांट टू नो, क्या ये चीज आपको हो गई क्लियर?
नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 5। या कोई डाउट है किसी को? No, sir. नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 5। प्री रोमांटिक पोइट्री ब्लूम्ड इन विच एज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री रोमांटिक पोइट्री किस एज में आई है? एक तरह से एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रोमांटिक एज। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्री रोमांटिक एज। आपको दिमाग लगाना चाहिए कि अगर प्री रोमांटिक है जिसका मतलब रोमांटिक एज से पहले जो पोइट्री आई है। अगर रोमांटिक एज से पहले ये आप दिमाग लगाते हैं तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि रोमांटिक एज की डेट क्या है। रोमांटिक एज डेट 1798 से आपका कितना है? 1837 है। पोइट्री जो प्री रोमांटिक पोइट्री है, आवाज मेरी जा रही ना? आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. तो प्री रोमांटिक जो पोइट्री है वो अगर रोमांटिक एज से पहले आती तो हमें ध्यान में रखना चाहिए रोमांटिक एज की डेट 1798 से 1837 है। नंबर 1 पॉइंट। और जो प्री है उससे पहले अगर आया होगा तो तुरंत एक क्लिक करना चाहिए उससे पहले कौन सा एज आया होगा। उससे पहले जो एज आया था वह आपका, उससे पहले का मतलब वो क्या था? नियो क्लासिकल एज। उससे पहले की एज को क्या कहा जाता है? नियो क्लासिकल एज। लेकिन जो नियो क्लासिकल एज है वह तीन हिस्सों में बांटा जाता है। और ये तीन हिस्से कौन कौन से हैं? नियो क्लासिकल एज का पहला हिस्सा रेस्टोरेशन एज है। रेस्टोरेशन एज कब से कब तक है? 1660 से 1700 ईस्वी तक। और उस एज के सबसे बड़े राइटर जॉन ड्राइडन रहे हैं। उसके बाद जो एज था वह आगस्टन एज था। आगस्टन एज कब से कब तक था? आपका 1700 से 1745 तक था। उसके सबसे बड़े राइटर कौन रहे हैं? अलेक्जेंडर पोप रहे हैं। फिर उसके बाद जो उसी का तीसरा एज है, तीसरा हिस्सा है, वो क्या है? एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। तो वो कब से कब तक था? वो आपका 1745 से 1785 तक था। उसके सबसे बड़े राइटर कौन से रहे हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रहे। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर प्री रोमांटिक पोइट्री कब आई है? तो ये तो पता हो गया प्री रोमांटिक पोइट्री रोमांटिक एज से पहले आई है। रोमांटिक एज की डेट क्या है? 1798 से 1837। उसके पहले कौन सा एज आया था? नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज कब से कब तक चलेगा? 1660 से लेकर के 1785 तक। लेकिन नियो क्लासिकल को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। मैंने तीनों का ऑप्शन दिया है। अब इसमें आपको पता करना है इन तीनों में प्री रोमांटिक एज कब आई हुई है। इन तीनों में प्री रोमांटिक पोइट्री ऑगस्टन एज में आई है, बी में आई है। क्यों? प्री रोमांटिक जो पोएट्स हैं उनमें एक बड़ा नाम टॉमस ग्रे, जिन्होंने एलजी रिटेनिना कंट्री चर्चयार्ड लिखा। प्री रोमांटिक एज के जो सबसे पहले पोएट है उनका नाम है जेम्स टॉमसन। प्री रोमांटिक एज के जो पहले पोएट हैं, जो और पोएट हैं, उनमें से एक नाम रहा है जिन्होंने ओड टू इवनिंग लिखा था, विलियम कॉलिंस। सो ये नाम रहे हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर इस तरह से 5 का बी होगा। और बाकी और भी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मुझे क्विक रिस्पॉन्ड करिए, किया करिए। No, sir. वो ओनली विनोद इज सेइंग। बाकी डॉक्टर यस के जी, राघवेश जी, हेमराज जी, लालसा, के जी, प्रीति पोरवाल जी, ब्रजेन जी, यू ब्रिजेन जी, यू ऑल आर अटेंडिंग द सेशन ना, तो इट्स आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेल मी। आपको भी बोलना है। नाउ यू फाइंड की क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इसमें से कौन सा मिस
मैच्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कलेक्शन ऑफ सॉनेट पूछा जा रहा है, डडन सॉनेट। ये बात है, डडन सॉनेट कलेक्शन ऑफ सॉनेट है। कितना सॉनेट था? 523 सॉनेट है। और डडन सॉनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ये पॉइंट सही है। और आपको ढूंढना क्या है? मिस मैच ढूंढना, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो डडन सॉनेट वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 2। और हाँ, एक चीज और बता दे, डडन जो है किसका नाम है? डडन इज द नेम ऑफ अ रिवर। डडन एक नदी का नाम है, और उसी रिवर के नाम पर उन्होंने अपने कलेक्शन ऑफ सॉनेट को एक जगह किया, जिसमें 523 सॉनेट है। कई कई इंपॉर्टेंट सॉनेट है, जिसमें से आपने एक पढ़ा होगा। उनका बहुत इंपॉर्टेंट सॉनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दूसरा आपने पढ़ा होगा, उनका एक सॉनेट है, अगर आपको याद होगा, मिल्टन और लंदन 1802। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ पीजीटी के सिलेबस में है, पीजीटी के सिलेबस में, तो उसका एक डिटेल्ड स्टडी भी आपको करना है। दूसरा है ऑप्शन बी, हॉली सॉनेट। हॉली सॉनेट किसका कलेक्शन है? जॉन डन का है। ये बिल्कुल सही, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हॉली सॉनेट इज अ कलेक्शन ऑफ जॉन डन। अब आप कहेंगे ये जॉन डन की बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जो सॉनेट है ये फॉर्म ऑफ पोइट्री का हिस्सा है, और फॉर्म ऑफ पोइट्री हर आदमी को पढ़ना है। सॉनेट के जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं वो हर आदमी को जानना है। तो ऐसा नहीं कि इट्स अ क्वेश्चन फॉर एलटी, इट्स अ क्वेश्चन फॉर टीजीटी। anyone who has joined this session, whether they are preparing for TGT, PGT, LT, KVS, NVS, anything, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि कॉमन है हर आदमी के लिए। उतना ही क्यूरियस होकर के, उतना ही कॉन्शियस होकर के ही आर शी हैज टू हियर द लेक्चर, टू अटेंड द क्लास, कि जितना कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक को लेके बात अगर करें। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज पुर्तगीज सॉनेट। पुर्तगीज सॉनेट किसका है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एस्ट्राफेल एंड स्टेला। एस्ट्राफेल एंड स्टेला किसका है? ये ऑप्शन गलत है। एस्ट्राफेल एंड स्टेला इज अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट, और वो सर फिलिप सिडनी का है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एस्ट्राफेल एंड स्टेला इज अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट, सर फिलिप, PHAILIP, फिलिप सिडनी, SIDNEY, सर फिलिप सिडनी का है। और एडमंड स्पेंसर ने जो सॉनेट लिखा है, उस सॉनेट को एमोरिटी कहा जाता है। मैं एडमंड स्पेंसर की भी मैं बात कर दे रहा हूँ यहीं पर। एडमंड स्पेंसर ने जो सॉनेट लिखा है उसका नाम एमोरिटी, AMORETTI। एमोरिटी इज अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट written by Edmund Spenser. Astrophel and Stella is a collection of sonnet written by Sir Philip Sidney. जो इसमें एस्ट्रोफेल है वो सर फिलिप सिडनी का दूसरा नाम है, और जो स्टेला है वो उनकी बिलब्ड का नाम है। स्टेला का ओरिजिनल नेम था पेनिलोप डेवरेक्स था। स्टेला का जो ओरिजिनल नेम था वो पेनिलोप डेवरेक्स था। बाकी मैंने आपको हॉली सॉनेट बता दिया किसका है, जॉन डन का है। जॉन डन किस एज के पोएट हैं? जैकोबियन एज के पोएट हैं। उन्होंने जो पोयम लिखा वो किस कैटेगरी में आता है? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की कैटेगरी में आता है। और उनका जो हॉली सॉनेट जो उनका कलेक्शन है, उसी में से एक सॉनेट है, डेथ शैल नॉट बी प्राउड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सिलेबस में है। पुर्तगीज सॉनेट के बारे में बात करना चाहेंगे। पुर्तगीज सॉनेट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जिक्र जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पोयम प्रॉस्पिके में किया हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने आप को एक वॉरियर के रूप में प्रेजेंट करते हैं और डेथ से लड़ने की बात करते हैं। तो यू फाइंड कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया और क्या क्या चीजें रही है। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया? Yes, sir.
clear. Oh, that's good. Now you find question number 7. Which of the following is mismatched? इनमें से कौन सा एक मिसमैच गलत है? पहला ऑप्शन है 7 का एक कर्टल सोनेट, जीएम हाफिज। कर्टल सोनेट किसने लिखा? जीएम हाफिज ने लिखा। जिरार्डे मैनली हाफिज, ये बात सही है। कर्टल सोनेट किसने लिखा? जी डॉट एम डॉट हाफिज, जिरार्डे मैनले हाफिज ने लिखा, ये सही है। कर्टल सोनेट 10.5 लाइन के सोनेट को कहा जाता है, ये बात भी सही है। कर्टल सोनेट इज जो होता है वो कितने लाइन को कहा जाता है? 10.5 लाइन के सोनेट को कर्टल सोनेट कहा जाता है। तो यू फाइंड की जो आपका कर्टल सॉनेट है वो जीएम हाफिज, कर्टल सॉनेट 10.5 लाइन की सॉनेट को कहा जाता है। उसके बाद आपका क्या है? स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम को किसने इजाद किया? जीएम हाफिज ने इजाद किया, ये बात भी सही है। पाइड ब्यूटी क्या है? एलजी है, यही गलत है। तो 7 का डी गलत। पाइड ब्यूटी एलजी नहीं है, बट की पाइड ब्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सॉनेट। जो पाइड ब्यूटी है वो कर्टल सॉनेट का एग्जांपल है। सो यू फाइंड हियर 7 का जो ऑप्शन है, जो आपका डी है, ये डी गलत है। लेकिन जो उसके सामने ये लिखा गया कि पाइड ब्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ एलजी, ये गलत है। पाइड ब्यूटी क्या है? पाइड ब्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ कर्टल सॉनेट। 10.5 लाइन के सॉनेट को कहा जाता है। कर्टल सॉनेट को सबसे पहले किसने लिखा? जिरार्ड मैनले हाफिज ने लिखा। जिरार्ड मैनले हाफिज वाज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट। जिरार्ड मैनले हाफिज ने स्प्रंग रिदम को जन्म दिया। जिरार्ड मैनले हाफिज ने इंस्केप और स्केप कॉन्सेप्ट को भी पोयम में लाए हैं। उनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड, इवन हेवन विंड हार, ये सब उनका फेमस पोयम रहा है। और बाकी जो ऑप्शन 6 का था, 6 का डी वाला था, उसमें भी मैंने आपको बताया। प्रीति मैडम ने अपने आप को अनम्यूट किया है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। मैडम आप म्यूट कर लीजिए। प्रीति मैडम आवाज जा रही मेरी? Now you find question number प्रीति मैडम, और डिस्टरबेंस हो रहा, आप म्यूट कर लीजिए। आपके यहाँ से अनम्यूट आपने कर ली। सर आई विल ट्राई सर, वो धीरे से हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आपको केवल उसको जो है आप माइक को एक बार टच करेंगे, दैट विल बी डन। या मैं आपको अपनी तरफ से कर दे रहा, लेकिन अब आप वो ना करिएगा। जी जी। नाउ यू फाइंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? फादर ऑफ सॉनेट पेट्रार्च। फादर ऑफ सॉनेट किसको कहा जाता है? पेट्रार्च को कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि फादर ऑफ सॉनेट, हु इज फादर ऑफ सॉनेट? फादर ऑफ सॉनेट इज पेट्रार्च, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इंग्लैंड। सॉनेट को इंग्लैंड में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? सर थॉमस यॉट ने, ये बात भी सही है। टॉटल्स मिससेलेनी एक कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, किसने लिखा है? सरे एंड यॉट ने लिखा है, ये बात भी सही है। सरे का मतलब हेनरी होवर्ड डनलप सरे, और यॉट का मतलब सर थॉमस यॉट। ऑप्शन डी आपका गलत है। डी में दे रहा है कि एमोरिटी एडमंड जोसेफ ने लिखा है। एमोरिटी इज अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट,
अभी मैंने आपको बताया था कि एमोरिटी सोनेट किसने लिखा था। एमोरिटी सोनेट जो है कलेक्शन ऑफ सोनेट है जिसमें 88 सोनेट है, और इसको जो है हु हैज रिटन, it was written by, you will come to know, Edmund Spenser, who is known as Poet's Poet. The title was given by Charles Lamb, and here you find what? Here you find that option D is wrong, and instead of Edmund Joseph, there should be Edmund Spenser. एडमंड स्पेंसर वहां पे नाम आना चाहिए, ना कि एडमंड जोसेफ होना चाहिए था। बाकी all the option, whether you talk about A, B, C, they all are correct. Again, I would like to repeat, father of sonnet पेट्रार्च को कहा जाता है। Sonnet was introduced into England by Sir Thomas York. It's also correct answer. Sir Thomas York ने sonnet को इंग्लैंड में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। ये क्वेश्चन many times it has been asked. And option C is what? Option C, Tortons Miscellany. It's a collection of sonnet written by Henry Howard Allaf Surrey and यार सही है, डी मैंने आपको बताया कि एमोरिटी इज अ कलेक्शन ऑफ 88 sonnet written by आपका स्पेंसर हु इज नोन एज पोएट्स पोएट, और इसमें 88 सॉनेट्स है जो उन्होंने अपनी बिलव्ड एंड सफेद वाइल के लिए लिखा है। Now you see question number 9, which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? मिल्टन आर लंदन 1802, ये एक सोनेट का नाम है, और मिल्टन आर लंदन 1802 जो ये सोनेट है इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, सही है। मिल्टन आर लंदन 1802, इट्स अ सोनेट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इट्स राइट। ऑप्शन बी है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ये बात भी सही है। द वर्ल्ड इज टू मच, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि वर्ड्सवर्थ का 2 सोनेट हर आदमी को पता होना चाहिए, मिल्टन और लंदन 1802 एंड द सेकेंड इज व्हाट? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दीज आर द 2 सॉन्ग। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में उन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ का, इंग्लिश पीपल के मटेरियलिस्टिक लाइफ का जिक्र किया है, और मिल्टन और लंदन 1802 में उन्होंने जॉन मिल्टन को लेकर जिक्र किया है। सी है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, विलियम शेक्सपियर का है, बिल्कुल सही है। एक सोनेट है जिसको ट्रू लव के भी नाम से जाना जाता है, ये उनका है। 9 का डी गलत है जिसमें लिखा गया ऑन शेक्सपियर, ये टेनिसन का सोनेट है, गलत है। ऑन शेक्सपियर इज अ सोनेट ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। ऑन शेक्सपियर इज अ सोनेट ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। So remember that कि ऑन शेक्सपियर इज अ सोनेट ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, और आपको उसको ध्यान में रखना है कि दिस इज विच यू हैव टू सी। ऑन शेक्सपियर इज अ सोनेट ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। सो नाउ यू केम टू नो अबाउट कि उसका चारों ऑप्शन। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? लाउरा पेट्रार्च की बिलव्ड थी, सही है। मतलब 2 चीजें, लाउरा एक लेडी का नाम है, एंड हु वाज लाउरा बिलव्ड ऑफ पेट्रार्च, बिल्कुल सही है। स्टेला एक औरत का नाम है जो किसकी बिलव्ड थी? सिडनी की बिलव्ड थी, बिल्कुल सही है। एलिजाबेथ बॉयल ये भी एक लेडी का नाम है जो किसकी बिलव्ड थी? एडमंड स्पेंसर की, सही है। फिर ऑप्शन 10 का डी गलत है, डार्क लेडी। डार्क लेडी किसकी बिलव्ड थी? कौन नहीं जानता? आई थिंक दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी दे ऑल नो कि ये किसकी बिलव्ड। कैन यू टेल मी हियर? शेक्सपियर सर। यस, डार्क लेडी वाज द बिलव्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर। और मैंने आपको जो है क्या ऑप्शन दिया है? फ्रांसिस बेकन। नो, फ्रांसिस बेकन ने सोनेट लिखा ही नहीं है। फ्रांसिस बेकन जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसे, बेकन ने 58 एसेज लिखे हैं जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ है। 1597 में 10 एसे आया था, 1612 में 38 एसे आया था, 1625 में 10 आया था, टोटल 58 एसेज हुए थे। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बिलव्ड थी, किसकी थी? और जो ये बिलव्ड थी इन सबको सोनेट डेडिकेट किया गया है। डार्क लेडी एंड वाज द बिलव्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर,
और WH उनके दोस्त थे। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट लिखा। विलियम शेक्सपियर का सॉनेट 1609 में पब्लिश हुआ। पब्लिशर का नाम थॉमस हार्पे था और विलियम शेक्सपियर का सॉनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक WH को डेडिकेट किया गया है। बाकी का उनका जो सॉनेट है 127 से लेकर के 152 तक डार्क लेडी को डेडिकेट किया गया है। 100 आपका 53 और 54 जो है ये गॉड क्यूपिड को डेडिकेट किया गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ यू सी व्हाट you I will discuss only these three questions 11, 12 and 13 in today's class. Which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है, कौन सही नहीं है? सोनेट इज अ पोएम ऑफ 40 लाइन। सबको पता है सोनेट 14 लाइन की कविता को कहा जाता है। इट ओरिजिनेटेड इन इटली इन 14th सेंचुरी। सोनेट जो है 14वीं शताब्दी में इटली में आया, ये भी बात सही है। पेट्रार्च डिवाइडेड इट इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट। पेट्रार्च ने अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा है, बिल्कुल सही है। ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टैंजा और सेस्टेट आपका 6 लाइन्स स्टैंजा होता है। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स एंड सेस्टेट मीन्स 4 लाइन्स। देखिए फिर यही गलत है, सेस्टेट 6 लाइन्स स्टैंजा को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो आपने देखा कि जो इनकरेक्ट है क्या है, ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टैंजा। डी वाले ऑप्शन में डायरेक्ट आइएगा। 11 का डी, ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा सही है, लेकिन जो सेस्टेड है वहां पे आया 4 लाइन्स स्टैंजा, वो गलत है। 4 लाइन्स स्टैंजा को क्या कहा जाता है? क्वार्ट्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? क्या इनमें से मिसमैच है? क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स स्टैंजा सही है। टर्सेट 3 लाइन्स स्टैंजा सही है। कपलेट 2 राइमिंग लाइन्स। कपलेट जो होता है 2 लाइन होता है लेकिन वो राइमिंग होता है। स्पेंसरियन स्टैंजा 7 लाइन्स, ये गलत है। 12 का डी, स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन्स होता है। स्पेंसरियन स्टैंजा कितने लाइन का? 9 लाइन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है चौसरियन स्टैंजा हैज। तो कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। चौसरियन स्टैंजा है 7 लाइन। जो चौसरियन स्टैंजा है उसमें 7 लाइन्स होता है। चौसरियन स्टैंजा को राइम रॉयल भी कहा जाता है। बाकी हम सबको पता है 4 लाइन की स्टैंजा को क्वार्ट्रेन कहा जाता है। 6 लाइन की स्टैंजा को सेस्टेट कहा जाता है। 3 लाइन की स्टैंजा को टर्सेट कहा जाता है। 2 लाइन की स्टैंजा को समथिंग कहा जाता है। यू फाइंड। तो आई हैव डन हियर, क्योंकि क्वेश्चन है तो आपके नजर में 12 या 13, हमारी आपकी नजर में, लेकिन उस 12-13 नहीं, 50 क्वेश्चन के आसपास लगभग उसका सेंस, उसका चीजें थी। तो आई हैव डन इट। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो यू कैन जस्ट टेल मी, बाकी और ऐसा कुछ हो नहीं। यू कैन शेयर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। अदरवाइज वट एवर यू फील अबाउट द क्लास यू कैन शेयर इट ग्रुप पे जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। विथ यू टुमारो विद द रिमेनिंग क्वेश्चन। जो कल का और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से कल हम लोग बात करेंगे।